बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर। हमने आज पढ़ना है नावल जो है जी जिसके कॉपीराइट्स जो है वो रिज़र्व्ड है नावल ऑर्चिड के पास, मतलब अफाफ मुग़ल और माहिर खानज़ादा वाला और ज़ोयान मुग़ल और मावरा खानज़ादा वाला। ठीक है, तो बेसिकली इस नावल का जो नेम है वो है जुनून के कारोबार, रिटन बाय एमल अब्दुल। तो एमल अब्दुल का ये नावल है जो हमने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको कितने एपिसोड में ख़त्म होगा ये आपको एक आध दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी फ़र्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करूँगी ना, उसके बाद पता चलेगा कि कितने में जाता है ये नावल। ठीक है, तो इसकी जो थीम है ना, बेसिकली सबसे पहले तो ये मोस्ट रोमांटिक नावल है। ठीक है, उसके बाद ये रिवेंज बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है, इनोसेंट हीरोइन है, किडनैपिंग बेस्ड है। उसके बाद ये फोर्स्ड मैरिज पे भी है, यूनिवर्सिटी बेस्ड है, हीरोइन अमीर है, हीरो गरीब है, तो स्टेटस डिफरेंस भी हो गया। ये सेकंड मैरिज बेस्ड है, सिस्टर ब्रदर के लव बॉन्ड बेस्ड है, और रिश्तों को इम्पोर्टेंस दी हुई है, वो पुप्पी भतीजे का प्यार बेस्ड है। ये कुछ एडिट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि कुछ सीन्स की मैंने आपको झलक दिखाई थी। ज़ोयान और मावरा का कपल बनेगा, और ये भी मेरा ख्याल, हाँ, माहिर और अफाफ का, ये दो हमारे पास बेसिकली तौर पे कपल है, और ये एक मोस्ट रोमांटिक नावल है। तो इसको आज हमने स्टार्ट करना है, तो आइए पढ़ते हैं। ये मैंने आपको शो नहीं कराई हुई ना, ये सुबह अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं नावल जुनून के कारोबार, रिटन बाय एमल अब्दुल, और की फ़र्स्ट एपिसोड। लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लेकिन इस नावल के ना जो कॉपीराइट्स हैं वो रिज़र्व्ड हैं नावल ऑर्चिड के पास, तो काइंडली इसको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे, वेब के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कॉपी करने से गुरेज कीजिएगा, नहीं तो मैं कॉपीराइट मारना है। अच्छा, बिसाइड ऑल दिस आए स्टार्ट करते हैं जुनून के कारोबार, रिटन बाय एमल अब्दुल की फ़र्स्ट एपिसोड। लेट्स स्टार्ट जुनून के कारोबार में रिटन बाय एमल अब्दुल की फ़र्स्ट एपिसोड। ना जो गए गुबार में थे किसके इंतज़ार में, गुमा ही गुमा है इतबार हसार में, जो ख्वाब ख्वाब रह गए इन्हें भी रख शुमार में, किसी की ज़िंदगी है क्यों किसी के इख्तियार में, वो आग अब दिलों में है लगी थी जो चिनार में, नहीं है दखल अक्ल को जुनून के कारोबार में। वाह माहिर प्लीज़ ना, वो मिन्नत भरे अंदाज में इसके हाथों को अपने नाजुक हाथों में दबाते हुए प्यार से बोली। माहिर बेबसी से देखने लगा। इफ़ी मेरी जान, जब तक तुम अपने घर में बात नहीं करोगी तब तक मैं कैसे अना को भेज सकता हूँ तुम्हारे यहाँ? इसने इसके मनमोहने चेहरे को प्यार भरी नज़रों की जद में रखते हुए कहा, तो इसे मसनूईपन से घूरने लगी। सस्ते आशिकों की तरह अपनी मजबूरियाँ मुझे मत गिनवाओ, समझे? आज तुमने आज ही अपनी अना को मेरे घर भेज रहे हो बस, और मैं कुछ नहीं जानती। वो मुँह बनाकर बोलती, नाराज़गी के इज़हार के तौर पर रुख हल्का सा मोड़ के, जबकि इसकी इस मासूम अदा पर माहिर जी जान से फिदा होता कंधों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ से फिर मोड़ गया। मुझसे नाराज़ होकर तुम मुझे कुछ जसारत करने पर उकसाती हो, फिर बुरा भी खुद ही मान जाती हो। वो मानी खेरी से इसके पल में सुर्ख होते चेहरे को नज़रों की हसार में इज़्ज़त में रखते हुए बोला। वो शर्माकर इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। मुझे बातों में मत पहलाओ, बताओ ऐना कब आएंगी मेरे घर? वो फिर से अपनी बात पर आ चुकी थी। माहिर ने गहरी सांस खींच की। माहिर, तुम्हारा ये अंदाज़ मुझे डरा रहा है। तुम एक तरफ मुझसे मोहब्बत और साथ जीने मरने के लंबे चौड़े वादे करते हो, और दूसरी तरफ हमारे एक होने की कोई कोशिश नहीं करते। ऐसा कैसे चलेगा? मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे इस रवैये से। वो मायूसी से आहिस्ती से अपने हाथों पर नज़र जमाए बोली, जो अब भी इसके हाथ में दबे थे। यानी तुम कहना चाह रही हो मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? वो संजीदगी से देखते हुए बोला, जैसे इसकी बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। मैंने ये तो नहीं कहा। इसकी इंतहाई संजीदगी पर वह गड़बड़ा कर मनमना ही सकी। कहा नहीं, लेकिन कहना यही चाहती हूँ। पर एक बात याद रखो, अफाफ मुग़ल, माहिर खानज़ादा अपना वादा आखिरी सांस तक निभाएगा। तुम्हें मुझे लेकर इनसिक्योरिटीज़ हैं, जबकि मुझे तुम्हारे घर वालों को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो मुझ जैसे इमेच्योर, जॉबलेस और एक स्टूडेंट को अपनी अमीर कबीर बेटी का हाथ बिल्कुल नहीं देंगे, जिसके लाइक फ़ाइक और इसके स्टैंडर्ड के बहुत से काबिल लड़कों की लाइन लगी हुई है। इसने संजीदगी से दो टोक अंदाज में इस हकीकत इसके सामने रखी, जिससे वह खुद भी वाकिफ़ थी।
तो तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे ही सारी तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रहूँ और कोई आकर मुझे ब्याह कर ले जाए और सारी ज़िंदगी हम अपनी नाकाम मोहब्बत का गम मनाते बूढ़े हो जाएं? तुम एक बार अपनी पप्पो को रिश्ता लेकर भेजो तो सही, मैं भैया से खुद बात करूँगी और देखना वो मेरी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम करेंगे और जॉब वगैरह भी तुम्हें मिल ही जाएगी जब पढ़ाई मुकम्मल होगी। वो तेज़ लहजे में बोलती आखिर में नरमी से समझाने लगी, तुम पहले अपने चंगेज़ खान भाई से बात करो फिर ही मैं ऐना को भेजूंगा। अपनी माँ जैसी पप्पो की बेइज्जती नहीं करवा सकता, वो भी तुम्हारे बदतमीज़ भाई से। इसने गुस्से से अब कहा था अफाफ़ से घूरने लगी, तमीज़ से बात करो, तुम अफाफ़ मुगल के भाई के बारे में बात कर रहे हो। इसे भी गुस्सा आ गया अपने भाई के मतलब इसके अलकाबात से, जबकि वो मज़ीद बोली अंदाज़ वही गुस्से वाला ही था। और मैं भैया से कैसे कहूँ कि मुझे एक लड़का जो मेरा क्लास फेलो मुझे जी जान से पसंद है, बल्कि मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। प्लीज़ आप मेरी से शादी करवा दें वरना मैं मर जाऊँगी। और वो सेकंड ही लगाएंगे मेरी यूनिट छुड़वा कर मुझे घर में कैद करने में। और तुम अच्छे से जानते हो वो किस कदर सख्त है लड़कियों के मामले में। और मुझे कितनी शर्म आएगी डायरेक्ट इनसे ऐसी बात करते हुए। मेरी शादी करवा दें, ऐना रिश्ते की बात करेंगी, भाई मुझसे पूछेंगे तो मैं हाँ कर दूँगी और मुझे पता है वो मेरी बात मान जाएंगे। मनु रूठेपन से बोलती आखिर में अपने भाई की मोहब्बत पर इतराई। माहिर गहरी नज़रों से इसे ही देख रहा था। नज़र मिलने पर वह गड़बड़ा सी गई। भाई से बात करने में शर्म आएगी और होने वाले शौहर से डेली शादी की फरमाइश होती है, तब शर्म नहीं आती? वो अचानक इसके कमर में बाजू डालकर इसे अपने नज़दीक कर चुका था। इस वक्त वो अपने मखसूस घने दरख्त के नीचे बैठे थे जहाँ किसी का आना जाना भी बहुत कम था और दरख्त की लंबी शाखों के पार देख पाना तकरीबन नामुमकिन था, पूरा इंतज़ाम करके बैठे हुए। माहिर क्या कर रहे हो, हम यूनी में कोई देख लेगा। वो उसकी बाहों के तंग हसार में कसमसाई। तो वो एक लफ्ज़ कहते इसके चेहरे पर झुका और इसकी तीखी सी नाक को अपनी मगरूर नाक से सहलाया। बदतमीज़ी नहीं करो माहिर। वो इसकी इस हरकत पर बुरी तरह सटपटाती। इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए मछली धड़कने एकदम रफ्तार पकड़ चुकी थी, जबकि चेहरा शर्म से सुर्ख तमतमा उठा था। माहिर को इसके चेहरे के रंग और इसकी बौखलाहट और मज़ा दे रही थी। अगर तुम्हारे भाई ने हाँ कर दी तो मैं शादी इसी महीने करने की शर्त रखूँगा, अब सब्र करना नामुमकिन सा है। वो इसके चेहरे पर उंगली से लकीर खींचते हुए बोला और उंगली को इसके होंठों के करीब आकर रोका। अफाफ की सांस फूल सी गई। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। इसकी कुर्बत ऊपर से इसकी गर्म सांसें चेहरे पर महसूस करती वो कांप रही थी, जबकि वो इसे मज़ीद खुद में समेटते खुद में भेंच गया था। अफाफ ने दोनों हाथ मजबूती से इसके गिर्द बांधे, जबकि वो इसके कंधे पर लब रखते इसकी कमर से हिला रहा था। इसकी हालत गैर होती हालत इससे मख्फी नहीं थी। माही प्लीज़, इसने कमज़ोर सी आवाज़ में इल्तिजा की तो इसे भी शायद इस पर तरस आ गया और वो पीछे हटा। दिल की धड़कनें दोनों की हद से सवा थी, जबकि अफाफ की पलकें शर्म से झुकी जा रही थी। माहिर हौसला कर ला, की हो गया सरकार, क्लास का टाइम हो गया और चलते हैं। वो कहकर इसका हाथ थामे क्लास की जानिब पढ़ने लगा, जबकि अफाफ अपने चेहरे की तपश से झुलस रही थी। शुक्र है माहिर ने भी याद आया कि यूनिवर्सिटी पढ़न आंदे ना कि इदा दे अपने वो लव स्पॉट ते आए। मैंने लगता इन्होंने भी ना अपना लव स्पॉट बना लिया वह दरख्त की छाँव में। जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकालते पानी पिया। जब वो बोतल वापस रखने लगी तो माहिर ने इसके हाथ से बोतल छीनते बोतल मुँह से लगाई और उसे गहरी नज़रों से देखते आँख दबाई और पानी की बोतल आधे से ज़्यादा खाली कर दी। अफाफ सर झुकाकर मुस्कुरा दी। वो ऐसे इसका जूठा खा पी कर इसके दिल को एक अलग ही लय पर धड़कने पर मजबूर करता था। माहिर फिर तुमने क्या सोचा, ऐना से बात करोगे ना? यूनी की छुट्टी हो चुकी थी, सब अपने अपने घर जाने की जल्दी में गेट की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे चाहते हो गेट तक का फासला कभी ख़त्म ना हो। आहो तुसी तो मैंने लगता यूनिवर्सिटी घट ते पाई बाग च बोते आंदे, हाथ च हाथ पा के घूमते ही रहंदे, शाहराए मोहब्बत पे जा रहे हैं जैसे। करूँगा, बल्कि कोशिश करूँगा कल वो तुम्हारे घर आ जाए रिश्ते की बात करने। इसने सर को खम देते गहरी सोच के दरमियान कहा। सच? वो खुशी से उछली पड़ी और इसके गले में बाहें डालते पुरजोश से शुक्रिया अदा करने लगी। थैंक यू सो मच माहिर, आई लव यू सो 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 मच। वो बेखुदी में इसके गाल पर हल्के से लब रखते बोली तो वह दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अफाफ से अलग होती बहुत खुश नज़र आ रही थी। तुम्हारे लिए कुछ भी, इसने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ रखते सर को खम देते कहा तो इसकी इस अदा को हमेशा ही नज़ार हो जाती थी। पता है मैं सोच रही थी कि ये वीकेंड तुम्हारे बगैर कैसे गुजरेगा, लेकिन अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गया। अब मैं घर जाकर अपने लिए अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करूँगी, कोई शलवार सूट पहनूंगी। लड़की अपने रिश्ते आने पर ऐसे कपड़े पहनती है ना, पर मेरे पास तो कोई अच्छा सा शलवार सूट है ही नहीं और दुपट्टा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करूँगी ऑर्डर कर लूँगी और हाँ, कुक से कहकर अच्छी अच्छी डिशेस भी रेडी करवानी है और भैया को भी घर पे रोकना पड़ेगा, वरना वो तो वीकेंड पर भी ऑफिस में घुसे होते हैं। और मेरे पास बहुत सारे काम है, चलती हूँ, बाय। वो जल्दी जल्दी अपने कामों की लिस्ट से गिनवाती बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में जा बैठी। इसके बैठते ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि माहिर की नज़रों ने दूर तक इसकी बड़ी सी गाड़ी का पीछा किया। वो खूबसूरत शहज़ादियों जैसी आन बान रखने वाली लड़की इसके दिल में ना जाने कैसे आसमाई थी। वो इजहार बिल्कुल ना करता अगर पहला अफाफ की जानिब से ना होती, क्योंकि वो अपने और इसके बीच स्टेटस के इतने बड़े फ़र्क को बहुत अच्छे से जानता था।
इनकी दोस्ती मोहब्बत और मोहब्बत इश्क में कैसे बदली पता ही ना चला। 5 साल बीत गए। 5 साल से वो दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार थे और अब वक्त आ गया इस इश्क को वो कोई नाम देकर खुद पर हलाल कर ले। आहो पे तो सही रिश्ता मन पता होंगे बढ़ाने नहीं मनना, लेकिन फिर भी ट्राई मारन च किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम साइमा आंटी। वो खुशदिली से मुलाजमा को सलाम करती अंदर दाखिल हुई और सीधा किचन की जानिब बढ़ गई। मुलाजमा ने सलाम का जवाब देते इसके दमकते चेहरे को देखा और इसके हमेशा खुश रहने की दुआ की। साबिर अंकल, आप कल का मेन्यू लिख लें। कल अच्छा सा लंच रेडी करना और सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना है। बिरयानी कबाब तो मस्ट है, साथ में मटन कढ़ाई, रोगनी, कोरमा, चिकन टिक्का और हाँ, दम वाला कीमा भी इन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा मीठे में क्या खाती थी वो? हाँ, रसगुल्ले। आप रसगुल्ले बनाइएगा, वो भी ब्राउन वाले। वो कुक को मेन्यू बताते इतनी एक्साइटेड थी कि इसकी खुशी का अंदाज़ा इसके चेहरे से लगाया जा सकता था। वो हर चीज़ इनकी पसंद के मुताबिक रखना चाहती थी। आखिर होने वाली सास की हैसियत रखती थी, वो इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों ना करती। सही गल है भाई। हालत सासू ने देख के इफ़ी साहबा दे ना ज़रा उड़ने होश। छोटी बीबी कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं क्या? कुक ने मुअद्दब होकर पूछा। घर में वही एक मेल मुलाजिम था जिसकी उम्र तकरीबन 45 होता है या 45 साल थी। बाकी सब मुलाजमाएँ थी जो कि घर के बाकी काम अंजाम देती थी। जी बहुत स्पेशल। इसने बहुत पर जोर दिया। साबर ने सर हिला दिया। लेकिन अब फुप्पो जी दी मीठे दी पसंद नहीं, मन पसंद आई। रसगुल्ले कौन खाता है? बंदा पूछे रसमलाई बनवा ला, चल माड़ा का टेस्ट अच्छा आ जाएगा। लेकिन लंच? सर तो लंच पर घर नहीं होते, आप अकेली गेस्ट को कंपनी देंगी? इसने उलझ कर पूछा क्योंकि वह घर में अपने सर की दौड़ों से भी वाकिफ़ अभी अच्छी तरह वाकिफ़ था। यस, लंच पर इनवाइटेड है वो, और वो गेस्ट नहीं सिर्फ गेस्ट है। सिर्फ एक मेहमान आएगा, इसी हिसाब से अरेंजमेंट करनी है। इसने तफसील से बताया। साबर नामी कुक ने जी अच्छा कहते मेन्यू बुक मेन्यू नोट करके ने के बाद वापस रख दी। साइमा आंटी, आप प्लीज़ ड्राइंग रूम की अच्छे से डस्टिंग वगैरह करवा दीजिएगा। वो कुक के बाद मुलाजमों को हदायत देती ऊपर अपने रूम की जानिब बढ़ गई और कल के लिए पहनने के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगी। इसकी खुशी की इंतहाई कहाँ थी। इसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा था। वो अपनी माहिर की होने वाली थी। इसके पाँव ज़मीन पर टिकी कहाँ रहे थे। वो अलमारी के सारे कपड़े गिराए खुद पर लगा कर देख रही थी, लेकिन इसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो वो गुस्से से आरामदेह ट्राउज़र और शर्ट उठाकर वॉशरूम में जा बंद हुई और शावर के नीचे खड़ी होकर पुरसकून होती सोचने लगी कि कहाँ से कोई अच्छा सा ड्रेस ऑर्डर करे। फिर कुछ ख्याल आने पर जल्दी से वॉशरूम से निकली और बालों को ड्राई किया और अपने भैया का इंतज़ार करने लगी जो रात के तकरीबन 10 बजे तक ही घर में दाखिल होता था और मोबाइल में अच्छे से ड्रेसेस ऑर्डर भी कर चुकी थी जिनकी डिलीवरी अर्जेंट करवाने की सूरत में वो रात में ही से मिल जाने थे। वाह, बड़ी फुर्तियाँ यार। कितों अर्जेंट ड्रेसेस मंगवा लेते, सानू भी दस दे। यहाँ से इतने अर्जेंट के लिए तो भाई खुद जाना पड़ता है। होम डिलीवरी वाले इतने अर्जेंट को डिलीवर कर ही ना दे। अब मुझे सुबह 5वां दिन है, मैंने ड्रेस ऑर्डर किया हुआ, पता नहीं कल भी आता है कि नहीं आता। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। इंतज़ार की सूली पर लटके इसे नींद की वादी ने लपेट में लिया तो वो कुछ देर इन सब झंझटों से आज़ाद होती सो गई। जब वो दबे पाँव इसके रूम में दाखिल हुआ और इसके ऑर्डर की हुई शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और इसके सहाने आ बैठा। इसके सिल्की काले बालों में हाथ फेरते हुए इसने इसकी पेशानी को चूमा तो इसके मखसूस लमस पर चौंक उठी। उस पर नज़र पड़ते मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम भैया। इसने इस पर सलामती भेजी जिसका जवाब इसने मुस्कुराते हुए सर हिला कर दिया। क्या बात है, आज मेरा बच्चा शाम से रूम से नहीं निकला और मुलाजमा को ख़ास हदायत किसी स्पेशल मेहमान के आने पर दी जा रही हैं। किस स्पेशल मेहमान के आने पर दी जा रही हैं? इतनी तैयारियां कर ली और भैया को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसने इसके बाल सहलाते हुए पूछा और इसका इशारा शॉपिंग बैग्स की जानिब देख वो शर्मा से गई। अब अपने भाई को क्या बताती कि किस लिए इतनी तैयारियाँ हो रही हैं? भैया मुझे आपकी फेवर चाहिए, बताएं कौन सा ड्रेस ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझ पर। वो जल्दी से बेड से उठती बैग से कपड़े निकालते हुए बोली। इसके सवाल को मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुकी थी। मेरा बेटा कुछ भी पहन ले वो हमेशा प्यारा ही लगेगा, लेकिन ये खालिस ईस्टर्न ड्रेसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी तुम्हें? इसके हाथ में शलवार कमीज़ के साथ लंबा सा दुपट्टा देखकर वो हैरान हुआ। इसकी बहन हमेशा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, इस तरह के कपड़े इसे पसंद ही नहीं थे। अचानक इसकी पसंद का बदलना हैरत अंगेज़ी तो था, लेकिन वो क्या जाने कि मोहब्बत के डसे के लिए पसंद बदलना कोई मुश्किल काम कहाँ। वो भैया एक्चुअली वो कंफ्यूज सी होगी, आखिर कैसे बताया इसे। इसने कुछ मशकूक नज़रों से उसे देखा। इसकी नज़रें ऐसी थी जैसे वो जल्द पता लगा लेगा इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब आपको घबराहट होने लगी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। वो फिक्रमंदी से बोला। भैया वो कल वो क्या वो लगा रखी है, ठीक तरह से बताओ क्या बात है, कौन आ रहा है और वो भी लंच पर? कौन इतना ख़ास है जिसके लिए तुमने मेरी टाइमिंग को भी इग्नोर कर दी, मेरी बगैर इजाज़त गेस्ट इनवाइट किए तो किए, मेरी गैर मौजूदगी में बुलाया? हाउ इज़ इट पॉसिबल? बेयकीनी से कुछ गुस्से की मिली जुली कैफियत से बोला तो अफाफ सर झुका गई। अब रोने मत बैठ जाना इफ़ी, तुम अच्छे से जानती हो मुझे रोने धोने से किस कदर नफरत है। वैसे वार्निंग देते हुए बोला।
सुन हूँ तो मेरे को ना कुछ सुन लगी ईफी दे कुछ लग दे। भैया सॉरी। इसने आंखों में आई नमी को फ़ौरन से पहले पीछे धकेला। इसे पता था इसके भाई को रोने से चिढ़ होती और साथ ही अपने रवैये की माजरत की। माजरत भी कर ली से वाकई पहले इजाज़त लेना चाहिए थी। आहो पुछ लेंदी तो कोई चंगी गल नहीं सी, लेकिन ईफी साहबा तो भाई अपनी ना ओवर एक्साइटमेंट में ना अपना जिन भुल गई, अपने जिन भरा वाला जिन वगैरह भरा भुल गई। इट्स ओके। अब बिना अटके एक सांस में बताओ कि कौन आने वाला है। इसने माफ़ी देते हुए कहा। लहजा बेलचक था, जैसे वो ज़रा भी अटकी तो एक जड़ देगा। इसे अफाफ ने थूक निकला। अफाफ ने जाड़ी न दबे एक। वो आपसे मिलने मेरी फ्रेंड की मदर आने वाली है कल। प्लीज़ आप घर पर रहिएगा प्लीज़। मुहत्तल मकदूर अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए बिना अटके बोली थी और कुछ सच कुछ झूठ मिलाकर बताया। डायरेक्ट रिश्ता लाने का बताती तो इसकी खैर नहीं थी। साथ ही मिन्नत भी की क्योंकि जानती थी कि ऐसा तो वो मानने वाला नहीं था। मैं क्या ना जिन्होंने जान दिया। व्हाट, तुम्हारी फ्रेंड की मदर? इसने भमें स्केट कर तस्दीकी अंदाज में पूछा। अफाफ ने डरते डरते गर्दन हिला दी। वो जितना प्यार करने वाला और नरम था, इतने गुस्से के वक्त सख्त और अक्खड़ मजाज था कि इसके अताब से भी वो भी बच नहीं पाती थी। क्यों मिलने आएंगी वो? और मेरा टाइम इतना फालतू नहीं कि फजूल लोगों से मुलाकातें बिगाड़ते हुए गुजारूं। मना कर दो फ़ौरन इन्हें कि किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इसे तो एकदम ही गुस्सा आ गया। इसकी बात इसे बुरी लगी थी, लेकिन इसके मना कर देने की बात पर अफाफ को रोना ही आ गया। वो जिसके बारे में बात कर रहा था वो इसकी अजीज़ तरीन हस्ती की अजीज़त जान पुप्पो थी। क्या प्रॉब्लम है? इसकी आंखों में तेरी से पानी जमा होते देखो वो एकदम ठाड़ा। अफाफ बगैर डरे से हमें वैसी नाराज़ की आंखों में समोए से देखे गई। आप बहुत बुरे हैं। आप चाहते हैं यहाँ कोई ना आए। मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को बुला भी नहीं सकती। आप मुझ पर जताना चाहते हैं कि ये मेरा घर नहीं है, ये सब आपका है। आप चले जाइए यहाँ से। मैं आपसे बात नहीं कर रही। आप मेरे भैया भी नहीं हैं। मैं मना कर दूँगी अपनी फ्रेंड को, अपनी इंसल्ट करवा लूँगी मैं, और आइंदा आपसे कुछ नहीं कहूँगी और ना ही आप मुझसे कुछ कहिएगा। आप आज से हमारी पक्की वाली कट्टी है। वो बुरे बुरे मुँह बनाकर रोती इसे बातें सुनाने के साथ इसे छोटी उंगली दिखाते दोस्ती भी ख़त्म कर चुकी थी। इसके रोने और इस हरकत पर इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। हुनर आ मैं कुड़ी रवा रही थी। इफ़ी मेरी जान? नहीं हूँ मैं आपकी जान। वो रोते हुए इसकी बात काटते चीखी। तो कौन है मेरी जान? मामा पापा तो मुझे तुम्हारे सहारे छोड़ कर गए ना। हम दोनों एक दूसरे की जान है, एक दूसरे का सहारा, सब कुछ। वो इसका हाथ पकड़कर इसे सोफे पर बिठाते हुए अफसुर्दा से लहजे में बोला तो अपने हर वक्त अंगारे चबाते भाई की उदासी पर वो जीत जान से लड़ती। इसकी मायूसी इसकी जान पर बनी। लो चंगा इमोशनल ब्लैकमेलिंग। पहले जो अंगारे चबा रहे सी थे उदो एक दूजे की जान नहीं सी तुसी भैया। वो इससे पुकारते इसके सीने का हिस्सा बनी फूट फूट कर रो दी। जी भैया की जान। इसने मोहब्बत से इसकी पुकार पर लब्बैक कहा था। भैया माय मिस्टेक कि मैंने आपसे परमिशन ली। ये भी मेरी गलती है कि इन्हें डिनर की बजाय लंच पर इनवाइट कर लिया, लेकिन मैं क्या करती, वो डिनर पर नहीं आ सकती थी। वो दूर से आएंगी और जाना भी अकेले होगा, तो इसलिए इस टाइम के लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम पक्का डिनर पर ही बुलाऊंगी, लेकिन प्लीज़ कल इनसे मिल लीजिएगा प्लीज़। इसने से नरम पड़ते देख फ़ौरन से पहले अपनी बात कह डाली, मुबादा वो फिर से गुस्सा ना हो जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हो और इतनी तैयारी, ये सब क्या है? फिर सच सच बता दो मुझे। वो फिर से मशकूक हो गया था। अफाफ ज़ोर से खिलखिलाई, लेकिन खिलखिलाहट में शर्माहट वाज़ेह थी जिसे वो बिल्कुल समझ नहीं पाया। अहो इधर वगैरह मोन्टर की समझे कि शर्माहट की है। वो आपको कल पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए ना। वो इसके सीने से सर टकाती इसके गिर्द हसार बांधती हुई बोली। ऐसा भी क्या सस्पेंस है? खैर दफ़ा करो, ये सब आओ डिनर करें, बहुत भूख लगी है मुझे। वो कहते हुए इसे अपने हसार में लिए नीचे की जानिब चल दिया और डिनर के बाद अपने बिस्तर पर लेटे वो गहरी सोच में था। ये इफ़ी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रही, बस मुस्कुराई जा रही है। ऐसा भी क्या इन खातून में जो इतनी एक्साइटेड है? कल देखता हूँ। वो कहकर करवट बदल गया, लेकिन इसका जहन काफ़ी देर तक अफाफ के मतलब की सोचता रहा। वो क्या जाने कि अफाफ का बात बात पर मुस्कुराना मुस्कुराहट नहीं बल्कि शर्माना है। हर वक्त बिजनेस में मसरूफ़ शख्स ऐसी खालिस औरतों वाली बातों से कतई अनजान था। इसे क्या अंदाज़ा कि इसकी छोटी सी बच्ची अब बड़ी हो गई है। पुत्र कल तेन चंगी तरीके ना अंदाज़ा होएगा। उस तो बाद जेड़े कल तेन सारिया गल्लां भी समझ आ जाएगियां तो फिर तेने भी पता लग जाएगा एडी एक्साइटेड क्यों। बल्कि कल तो तेरे सोचने का नज़रिया बदल जाना, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदलेंगे, सारा कुछ बदल जाएगा। साहब, अफाफ पीपी कह नहीं मेहमान आने वाले, आप नीचे आ जाए। मुलाजमा ने दरवाज़ा नॉक करते से अफाफ का पैगाम दिया तो इसको तो पारा ही आई हो गया। अफाफ ने ना भरा बहुत ईजी ले लिया। मेहमान दे आने तो पहले बैठा हुए क्या बकवास है? मेहमान ही ना कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कि मैं इनके इस्तकबाल में हार लिए पल के बिछाए खड़ा हो जाऊँ। जब आ जाए बता देना, 10 मिनट वेट कर लेंगे, मैं फ्रेश होकर आ जाऊँगा। सारा गुस्सा मुलाजमा पर उतार कर इसे जाने का इशारा करते वापस अपनी फाइल्स पर झुक चुका था। क्या हुआ, आए नहीं वो? ड्राइंग रूम की हर चीज़ को दोबारा से सही तरह सेट करते हुए इसने पूछा तो मुलाजमा ने इसकी कही बात इसे मनोअन सुना दी। अफाफ ने गुस्से से इसके कमरे के दरवाजे को घुरा। इससे पहले वो ऊपर जाती तो और इस
लेकर आती मुलाजमा ने मेहमान के आ जाने की इत्तला दी तो वो मुलाजमा को भैया को बुलाने का कहती खुद दरवाजे पर वेलकम करने के लिए बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे पर मौजूद शख्सियत ने इसे सलाम किया। वालेकुम सलाम। आप? आफाफ ने देखकर हैरान परेशान खड़ी रह गई, यहाँ तक कि इसे सलाम का जवाब देना भी मुश्किल हो गया। मैं मावरा खानज़ादा हूँ, माहिर खानज़ादा की है ना तुम? आफाफ हो ना? सामने मौजूद वजूद को देखकर वो जितना शॉक्ड होती कम था। इसे यकीन नहीं आ रहा था जबकि वो खुद भी एतराफ़ कर चुकी थी कि वही है ना। वॉट? आप है ना? इसने फिर से तस्दीक चाहिए। वो धीमे से मुस्कुरा दिया और इस बात में सर हिलाया। जी मेरा बच्चा, मैं ही है ना। माहिर ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा ना? वो इसका गाल प्यार से छूती हुई बोली। आफाफ ने वह मुश्किल अपनी हैरानगी पर काबू पाया। इसकी हैरत बचा थी माहिर जैसे 23 साल मर्द के पुप्पो का खाका इसके जहन में एक बारोब कदरे मोटी सी करख्त औरत का था, लेकिन सामने मौजूद शख्सियत इसके तसव्वुराती खाके से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। माहिर जिस अंदाज में इनका जिक्र करता था, इसके लहजे के एहतराम और अकीदत से यही तासुर मिलता कि वो कोई पक्की उम्र की गैर शादीशुदा मगरूर गुस्से वाली औरत थी। मानता था यही तासुर सी जो माहिर ने दिता सी, बल्कि उसकी बातों से यही लगता था। जबकि वो तो कोई 25-26 साल की बला की खूबसूरत दुबली पतली नाजुक सी लड़की लग रही थी, जो देखने में इतनी दिलकश थी कि लगता ही नहीं था कि वो किसी जवान लड़की की पुप्पो भी हो सकती हैं। मुझे लग रहा है मेरे ना गले की आवाज़ बदल गई है। मैंने आज तीसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पहले वो आज वाली एपिसोड जो आपको दिया नावल की, वो भी आज ही किया, नहीं तो मैं रात के टाइम करती होती हूँ ना। कल लाइट नहीं थी। और फिर आपको जो सरप्राइज़ नावल दिया उसकी एपिसोड रिकॉर्ड की है, और अब ये वाली कल के लिए आपके लिए एपिसोड रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। अब ना गले में से ना मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ बदल गई है, लेकिन कोई नहीं, चलो, मैंने पता तुम मेरा बर्दाश्त कर लोगे। माहिर ने बताया था कि आप इसकी फुप्पो हैं क्या? वाकई? इसने आंखें फाड़ते हुए पूछा। बस कुड़ी, हौसला कर ला। हाँ, मैं इसकी फुप्पो ही हूँ मेरी जान, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इन्होंने इसके गाल पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहा। ऐना नाल ना मावरा वो लैके आना सी अपना ID कार्ड, अपना तो माहिर का भी, तो फिर नाल रख के दिखाना सी कि भैन देख ला मैं फुप्पी हाँ ओदी। क्योंकि आप ओ सॉरी, आप अंदर तो आएँ प्लीज़, मैं तो यहीं शुरू होगी। आई एम रियली सॉरी। वो कुछ कहते कहते रुकी और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अभी तक इन्हें दरवाजे पर ही रोके खड़ी थी। कोई बात नहीं, इन्होंने प्यार से कहा और इसकी हमराही में ड्राइंग रूम में आ बैठी। ऐना, मुझे लगा था आप बहुत बड़ी होंगी, मतलब मेरी तो कोई पुप्पो नहीं है, लेकिन दूसरों की पुप्पो को देखा वो इतनी खौफनाक होती है, बड़ी उम्र की मोटी सी, इसलिए मेरी इमेजिनेशन में आप बिल्कुल वैसी थी। लेकिन आप तो माहिर से भी छोटी लगती हैं, बिल्कुल माहिर की बहन, और आपको पता है माहिर बिल्कुल आपकी कॉपी है। आफाफ इनके करीबी सोफ़े पर बैठ कर इनसे बातें करने लगी और इसे इसके मुतल्लिक अपनी सोच से भी आगाह कर दिया। मावरत की सादगी पर मुस्कुराई। वो देखने में बहुत मासूम थी, इसे माहिर की पसंद बहुत पसंद आई थी। थैंक यू मेरे माहिर की इफ़ी। इन्होंने इसे छेड़ा तो पल में लाल गुलाबी भी इसी असना में मुलाजमा जूस सर्व करके जा चुकी थी। प्लीज़ है ना? वो शर्मासी गई। मावरा खुलकर हंसी। इस हंसी की जलत रंग ने पूरे ड्राइंग रूम बल्कि इससे बाहर भी सारे माहौल को मुअत्तर कर दिया था। किसी को इसकी हंसी ने चौंकने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह, आ गया डेविल। मैं आपको पसंद आई हूँ ना? इसे जिस चीज़ का खदशा था इसने वही सवाल कर डाला, बहुत ज़्यादा। इसके जवाब ने जहाँ आफाफ को बेइंतहा खुश कर डाला, वहीं दरवाजे पर खड़े शख्स को इस सवाल और मुकाबिल के जवाब ने बेतरह चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वह दरवाजे पर खड़े आफाफ का इस औरत से चिपक कर बैठना, फिर इसके खिलखिलाने पर इसे खुद में भेजना और आफाफ की गैर मामूली सजदत इसे जिस बात की तरफ इशारा दे रहे थे वह समझने को बिल्कुल तैयार नहीं था। समझ ला भाई, चंगा रमेगा। लाइट ग्रीन कलर के खूबसूरत से फ्रॉक पर वाइट ट्राउज़र पहने और नेट का दुपट्टा शाने पर डाले, सिल्की बालों को खुला छोड़े वह आम दिनों से ज़्यादा प्यार हसीन लग रही थी। कुछ इसका हुस्न था भी चौंका देने वाला। लंबी लंबी आंखें जिन पर मुड़ी मुड़ी पलकें साया फिगन थी, खड़ी सी सितवा नाक, भरे भरे से गुलाबी गाल और पतले से गुलाबी लब। एक इंतहाई पुरकशिश लड़की थी। आफाफ, तुम जाकर लंच रेडी करवाओ। कमरे में ज़ोरदार आवाज़ गूंजी तो वो दोनों ही उछल सी गई। आफाफ तो अपने भाई के अक्खड़ मजाज से वाकिफ़ थी, इसलिए जल्द संभल गई और जल्दी से बाहर निकल गई बिना इसका तारुफ करवाए, जबकि वो अभी भी स्टिल सी खड़ी इस मकबूर से शख्स को देख रही थी जो सामने सोफे पर बड़ी शान से विराजमान हो चुका था, बगैर इसे बैठने की पेशकश किए। मावरा, तेरी खुशफहमी है कि तेनू ना पेशकश करेगा बैठन दी। साडा जिहड़ा हीरो है ना, एक इंतहाई चवल आदमी है, मतलब बदतमीज़, अक्खड़ मजाज ते रूड डेवल होर जड़ियाँ भी तरीफां करनियां ना और एज्यूम कर ला साढ़े हीरो दे विच क्वालिटियाँ। अस्सलाम वालेकुम। इसे बखौर खुद को देखता पाकर इसने नर्वस होते सलाम झाड़ा। वैसे तो बहुत बात लड़की थी, लेकिन सामने वाले की एक्सरे करती नज़रें से कुछ कन्फ्यूज़ कर रही थी। अब क्या मेरी उस्तानी बनकर मेरे सर पर खड़ी रहेंगी? प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। यार देखिए मैं क्या सी ना चवल साडा हीरो रज के टीठ बगैर चवल, इधर सारी क्वालिटीज़ हमारे हीरो में मिलेंगी ज़ोयान साहब में। इसने बैठने का इशारा करते कहा, लेकिन अंदाज
असली नखूत लिए हुए था। मावरा को अजीब सा लगा लेकिन वो बैठ गई। कहिए कौन है आप और किस सिलसिले में आना हुआ? बिना कोई लेगी लपटी रखे इसने डायरेक्ट काम की बात की। सामने मौजूद हस्ती अफाफ की दोस्त की माँ तो नहीं हो सकती थी। वो ये तो जान ही गया था। मावरा ने उलझ कर इसे देखा। वो शख्स मगरूर ही नहीं बदलिहाज भी था। अभी तो ज़ोयान की क्वालिटीज़ का आ गया कि जाके मावरा को पता लगेगा, बल्कि लाग पता जाएगा। मैम मावरा खान, मुझे आपके नाम और शनाख्त में कतई को दिलचस्पी नहीं। कौन है से मुराद है कि अफाफ को कैसे जानती, कैसे जान पहचान हुई अफाफ से और क्यों आई हैं? इसकी बात काटते हुए बेमरवती की हद करते बोला। मावरा की पेशानी पर बल पड़ना शुरू हुए। वो बदलिहाजी नहीं बदतमीज़ भी था। इसके ख्यालात मतलब इसके ख्यालात में इजाफा हुआ। आज इतनी देर तक साड़ी मीटिंग चलनी है ना, इजाफे हो ही जाने। आपके घर में कोई बड़ा नहीं है? दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं इन्हें बुला दें। जैसे वो सिर्फ मतलब की बात कर रहा था। मावरा ने भी अपने मकसद पर आना ज़रूरी समझा। नहीं, मैं आपको नर्सरी का लॉलीपॉप मुँह में लेने वाला बच्चा नज़र आ रहा हूँ? और इतना ही किसी के घर आने का शौक़ है तो इनके मतलब तमाम मालूमात से आगाह होने के बाद आना चाहिए। इस घर का सबसे बड़ा फ़र्द मैं ही हूँ और अगर आपको बड़े बूढ़ों से मिलने का इतना शौक़ है तो बाहर जाकर लॉन में माली से मिल लें। एक और सवाल का उल्टा जवाब मावरा ने हैरत से इस बददिमाग आदमी को देखा है जो इंतहा का मुँह फटता। मैं क्या सी ना, बदतमीज़, मुँह फट, बादले आज, आगे जाके देखना ज़ोयान की क्वालिटीज़ खुल के सामने आएंगी। अब मराकबे में चली गई हैं क्या? बताएं क्या बात करनी है? वो काफ़ी देर कुछ ना बोली तो इसने फिर से इसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। मावरा खाली और ज़हनी से इसे देखने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इससे बात करे। यहाँ आने से पहले भी वो इतनी परेशान थी। माहिर के फोर्स करने पर यहाँ आ तो गई थी, लेकिन इसके दिल में खदशात थे कि इतने बड़े घर के लोग इसने रिश्ता क्यों कर करेंगे। लेकिन अफाफ से मिलने के बाद इसे अपने सारे खदशात ख़त्म होते महसूस हुए, मगर इस शख्स ने इसकी सारी खुशफहमी को यकसा ख़त्म कर डाला था। देखिए मैं, इसने हिम्मत जमा करते हुए गहरी सांस ले बोलने लगी। वो दरअसल मैं आपकी बहन मतलब इफ़ी के लिए। वेट अ सेकेंड, वो इफ़ी सिर्फ मेरे लिए। बेहतर होगा आप तमीज़ से इसका नाम ले। इसने सेकंड में से तमीज़ के दायरे में रहने को कहा। मावरा का चेहरा मुतगैर हो गया। भला इतनी इंसल्ट भी कोई किसी की कोई करता है? अगर बात माहिर की ज़िंदगी की ना होती तो वो कब की यहाँ से उठकर जा चुकी होती। हाँ अफाफ, मैं अफाफ के लिए अपने भतीजे का रिश्ता लेकर आई हूँ। माहिर मेरा भतीजा, आप मिलकर देख सकते ही है। वेट, क्या बकवास की, दोबारा कहना। मेरी इफ़ी के लिए रिश्ता? दिमाग तो ख़राब नहीं होगा तुम्हारा लड़की? वो इसे बीच में टोक कर इतनी ज़ोर से धड़ा के अफाफ भी डर कर अंदर आकर मामला समझने की कोशिश करने लगी। देखिए तमीज़ से बात कीजिए। अब की बार वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई तो धीमे लहजे में मगर सख्ती से बोली थी कि वो अब भी सामने वाले की बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं देना चाहती थी। तुम हो कौन? हाँ, और आते सीधा मेरी बहन के मतलब सवाल करने लगी। जानती भी हो ये कौन है? अफाफ मुग़ल आई है, ज़ोयान मुग़ल की बहन, इसके जिगर का टुकड़ा। और तुम आकर सीधा मेरे सीने पर वार करोगे? मैं बर्दाश्त कर लूँगा? हरगिज़ नहीं। निकलो फ़ौरन यहाँ से। वो इतनी बुरी तरह धड़ा कि अफाफ ने अपने कानों पर हाथ रखकर बामुश्किल इसकी चंगाड़ती आवाज़ को बर्दाश्त किया। डर तो मावरा भी गई इसकी अचानक धाड़ पर। अजेना आ गया तो हाज़िरी हो गई। मावरा भज जा भैया प्लीज़। अफाफ ने इसके इतने सख्त रवैये और सख्त तरीन अल्फाज पर इसका बाजू दबाते डरते डरते इसकी आंखों में देखकर इल्तिजा की। ज़ोयान ने चौंक कर इसकी जानिब देखा और इसके जहन में कल से इसकी एक्साइटमेंट और तैयारियां घूमने लगी और इसे सब समझ आता चला गया। तो यानी ये रिश्ता अफाफ की मर्ज़ी से आया था। वो गुंग सा अपनी छोटी सी परी को देखने लगा जिसको वो आज तक अपनी गुड़िया समझते आया था, लेकिन अभी से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बड़ी हो गई है। आहो जनाब, वड्डी हो गई हुन दे हत्थ पीले करने का टाइम आ गया है। बैठिए। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला और ख़ुद को नॉर्मल किया। मावरा अपनी इतनी इंसल्ट के बाद ज़ब का शिकार थी। वो क्या करे जब अफाफ की आंखों की इल्तिजाने से बैठने पर मजबूर किया था। अगर अभी वो अपनी अना में यहाँ से चली जाए तो वो दोनों कभी एक ना हो पाते। कौन है आप? कहाँ से ताल्लुक़ है? ख़ानदान, हसब, नसब, स्टेटस क्या है? कहाँ रहती हैं? और आपका भाई, बेटा, भतीजा? इसने इसकी बात काटते इसकी तस्दीक की और गहरी सांस लेते इस तरफ आई जिस तरफ से सबसे ज़्यादा ख़तरा था। आहो डंगर ने फड़ना ही हथों सी। वैसे तो मैं इस सब ज़ात पात ऊंच नीच के मामलों में नहीं पड़ती, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता देती हूँ कि हमारा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बटग्राम से है। हमारी ज़ात खानज़ादा है। हमारे आबाओ अजदाद खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है। यहाँ सिर्फ वालिदैन ही मुकीम थे जो काफ़ी साल पहले इंतकाल कर चुके हैं। माहिर मेरे बड़े भाई का बेटा। 10 साल पहले इनकी और इनकी वाइफ की नागहानी मौत के बाद हम दोनों अकेले ही रह गए। माहिर भी अफाफ की तरह स्टूडेंट है। मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ। पढ़ाई मुकम्मल करके माहिर भी यही बिज़नेस ज्वाइन करेगा। हम लोग आपकी तरह का स्टैंडर्ड नहीं रखते, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अफाफ माहिर के साथ हमेशा खुश रहेगी। माहिर बहुत चाहता है अफाफ को और ये भी माहिर से। बस बहुत हो गया। इसने अपनी बात आहिस्ता आवाज़ में नरमी से इसके गोशगुजार की जिसे इसने आराम से सुना, लेकिन आखिरी बात पर वो इसकी बात काटते हाथ उठाकर इस मज़ीद कुछ भी कहने से रोक गया। और गैरत पे पड़ रही है ना बात।
शुरू की स्टोरी तो चलो फिर भी कुछ काबिल कबूल थी, लेकिन ये जो आखिरी में अपनी ख़ानदानी साख और कारोबारी सतह तुमने बयान किया, स्टोरी तो से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आखिरी बात जो तुम कहने से कासे रही हो, आइंदा कभी मुंह पर लाई तो ज़ुबान खींचकर कुत्तों को खिला दूंगा। तमस्कर से बोलता वो आखिर में जहर खंद होता दांत पीस कर बोला। मावरा जबड़े भेज कर एकदम खड़ी होगी। बहुत ही सिर तो चढ़ी जाता पे पहले अपनी भैन वाल तो देख ला, तेरी भैन की पसंद दे नाल ही रिश्ता आया। तड़फदा तो इदा पे जिदा ना सौंदा मेरे मुँह चो। अफाफ मुगल को इतना अर्जा समझा मैं को एक गरीब गुरबा ख़ानदान की चाकरी करके घुट घुट कर भूखा अफलास में अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। अफाफ मुगल शहजादी है, इसके लिए इसका भाई खुद को शहजादा तलाश करेगा जो इसे भूख प्यास से मारेगा नहीं, बल्कि इसे दुनिया की हर आसाइश देगा। इवेंट मैनेजर हो तुम और इस ख़ानदानी बिजनेस को तुम्हारा भतीजा बड़ा होकर संभालेगा। अभी फिडर दे दो जाकर इसके मुंह में ये चूड़ियाँ पहना दो कि जवान जहाँ होते हुए घर की औरत को कमाई का जरिया बनाए। जस्ट शट अप मिस्टर। एक और लफ्ज़ अपनी गलीज़ ज़ुबान से दामत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी इज्जत इसलिए करी हूँ कि आपकी तरह अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती, वरना कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है। कमाई का जरिया आप जैसे गंदे लोग बनाते होंगे औरत को, या औरतों पर कमाई लुटाते होंगे। वैसे भी अमीरजादों को यही पेशा। हम जैसे गरीब लोग अपनी इज्जत को संभाल कर रखते और ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकले तो हद से नहीं निकलते। मावरा इसकी बात मज़ीद बर्दाश्त न कर सकी तो इसी के अंदाज में सर से बोली। आवाज़ का धीमापन अब भी मौजूद था। अफाफ इस सब पर मुँह पर हाथ रखे अपनी सिस्कियाँ दबा रही थी। ज़ोयान का इतना शदीद रिएक्शन वो एक्सपेक्ट कर पा रही थी। ज़ोयान मुगल खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला तो सिर्फ इतना। वैसे मावरा तो बहुत चंगा किया है। इदा दे बदले आस्ते मुँह फटा आदमी ने इदा दे करारा जवाब ही सूट करता सी। खुद चली जाएंगी या धक्के देकर निकलवाऊँ? इस कदर तज़लील अमेज़ अल्फाज सुनकर इसे अपने यहाँ आने और यहाँ अभी तक खड़े रहने पर शदीद अफसोस हुआ। भैया प्लीज़ एक बार इनकी बात। अफाफ अपने रूम में जाओ और आइंदा में तुम्हें बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी करते ना देखूँ। सख्ती से टोकते वो फिर से इसकी जान मतवजा वो जो अपना बैग कंधे पर डालकर सर पर दुपट्टा ठीक करती वापसी किरा ले रही थी। रुको। इसकी पुकार पर इसके कदम रुके थे। मावरा को अपनी बेइज्जती पर नहीं, माहिर और अफाफ की मोहब्बत पर रोना आ रहा था कि दोनों इस कदर गलत राह के मुसाफिर हो चले, लेकिन इनकी राहें कभी एक नहीं हो सकेंगी। किसी के घर रिश्ता लेकर आने से पहले कम से कम अपनी और इनकी हैसियत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी लाडो पली बहन को एक 2 मरले के मकान में भेजकर इसे झाड़ू पोंछा करते देखूंगा? हरगिज़ नहीं। और सबसे अहम बात, अपने भतीजे साहब को कह देना कि आइंदा मेरी बहन के आसपास तो क्या इस पर नज़र डालता भी नज़र आया तो इसके इतने टुकड़े करूँगा कि इसके कि तुम समेटती समेटती थक जाओगी। वो कदम कदम इसकी जानिब चलता, बिल्कुल इसके सामने आ खड़ा होता बोला तो लहजे की काट मावरा का दिल दहला गई। मैं माहिर को रोक लूँगी, लेकिन आप भी अपनी बहन की गारंटी लें कि अब वो माहिर के रास्ते में नहीं आएगी, क्योंकि आपके इल्म में शायद ये बात बिल्कुल नहीं है कि आपकी बहन भी माहिर को पसंद करती है। बकवास बंद करो, मेरी बहन ऐसी नहीं। वो धाड़ उठा। मावरा ने तरहम भरी नज़रों से उसे देखा। ओवर कॉन्फिडेंस ते गरूर हमेशा मरवांदा ही है बंदे नूं। तकब्बर। पता है आपकी कमज़ोरी क्या है? पैसा। पैसे ने आपको इस कदर मगरूर बना दिया कि बाकी सब गरीब लोग आपको बुरे नज़र आते हैं, हालांकि बुराई आपके खुद के अंदर है। मैंने आपसे पूरी शराफत और तहज़ीब का मुजाहरा करते हुए एक सवाल किया था। आपकी बहन का हाथ मांगा था। आपको आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा नहीं भी करना था, तब भी कम अज़ कम तमीज़ के दायरे में रहते हुए इनकार करना चाहिए था। खैर, अल्लाह किसी का हिसाब नहीं रखता, यकीनन मेरे साथ भी इंसाफ होगा। ये तो है। अपनी बहन का ख्याल रखिएगा। वो कहकर रुकी नहीं, बल्कि निकलती चली गई। ज़ोयान मुट्ठियाँ भेज कर इसे जाते देखता रहा, फिर एक खींच कर मुक्का दीवार पर मारा और तनफन करता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। वैसे ज़ोयान मुगल ने चवलपंदी इंतहा कर दी थी। एड्डी बदतमीज़ी। ज़ोयान ने तो कुड़ी ने गल करने दी भी तमीज़ नहीं है। कल उन्होंने ऐसी कुड़ी के अगे पीछे फिर रहे होना। इस वाक़े को 3 दिन गुजर चुके थे। माहिर को अंदाज़ा था ऐसे ही कुछ होगा, फिर भी अफाफ की ज़िद पर इसने ऐना को इसके घर रिश्ता लेकर भेज दिया। कभी इसे फ्रॉड ना समझे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ज़ोयान मुगल ने ना सिर्फ रिश्ते से इनकार किया, बल्कि ऐना की काफ़ी इंसल्ट भी की थी, जो इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वह ज़रूर कुछ कर गुजरता अगर जो ऐना इसे ना रोक लेती। माहिर, अगर तुम्हें मुझसे ज़रा भी मोहब्बत है तो तुम इन दोनों बहन भाई की तरफ अब देखोगे भी नहीं। बात करना तो बहुत दूर की बात है। मैं नहीं चाहती कि इतने ताकतवर इंसान से लड़ भड़ कर मैं तुम्हें भी खो दूँ। मेरी ज़िंदगी पर रहम करो तुम। माहिर, कौन है तुम्हारे सिवा मेरा? तुम्हें एक खराश भी आती है तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। तुम नहीं जानते वो लोग कितने अमीर हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी उनकी। खुदा न ख्वास्ता तुम्हें कुछ कर दी तो मैं क्या करूँगी? वो नम आंखों से इसका गुस्से से सुर्ख चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोली। कुछ भी है ना, इसे आपसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि गलती मेरी है। मुझे आपको वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा होगा। वह आज़ुदगी से बोला। पठान खून रगों में जोश मार रहा था। ऐसे नहीं कहो। मैं अपने माहिर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बल्कि तुम कहोगे तो दोबारा जाकर भी इनके मिन्नतें करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। वो नफ़ी में सर हिलाती इसे टोकती हुई बोली, जबकि आखिर में इसके चेहरे पर अजीब सा खौफ हलकुरे ले रहा था। माहिर इसके चेहरे से नज़रें चुरा गया। ऐना, ऐसे मत कहें। आपका माहिर इतना बेगैरत नहीं कि आपको बार बार बेइज्जत करवाए। आई एम सॉरी आज जो कुछ हुआ।
बस आज जो कुछ हुआ इसे यहीं ख़त्म कर दो। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं अपने माहिर के लिए ख़ुद कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूँगी जो मेरे माहिर के लिए परफेक्ट होगी। इसने इसके बिखरे बालों को ऊपर की तरफ सेट करते हुए प्यार से कहा तो माहिर इसे देखने लगा। ऐना आफाफ अच्छी नहीं है क्या? कहाँ से इम्परफेक्ट है वो? क्या बुराई है इसमें? आंखों में टूटी किरचियों की चुभन लिए इसने पूछा तो मावरा के दिल को कुछ हुआ। वो बहुत अच्छी है मेरे बच्चे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो हम में है, हमारा हैसियत में इनसे कम होना हमारी बुराई है। आजकल के ज़माने में गुर्बत ही सबसे बड़ी बुराई है जिसे हम चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकते। हम अपना स्टैंडर्ड किसी सूरत इस मुकाम पर नहीं पहुंचा सकते जहां आफाफ का भाई इसकी शादी करेगा। बेशक वो बहुत अमीर लोग हैं और आफाफ की शादी इनसे भी ऊंचे ख़ानदान में होगी। इसने से कड़वी हकीकत से आगाह किया। माहिर लब काट कर रह गया। तुम आफाफ को छोड़ दो माहिर, प्लीज़ मेरे लिए। इसे कश्मकश में मुब्तला देखकर इसने इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर इल्तिजाई अंदाज में कहा, ये नामुमकिन है ना? वो बेचैन होकर पहलू बदल के मावरा ने बगौर इसे देखा और उठकर वहाँ से निकलती चली गई। इसकी बात ना मानने पर नाराज़गी का खुला ऐलान था। माहिर सर हाथों में गिरा कर रह गया। वो किस कदर बेबस हो गया था। बेबस तो वाकई मुंडा होया पे। खाना खा लो। कुछ देर बाद वो वहीं लेटा रहा जब मावरा की आवाज़ पर इसे उठना पड़ा और लाउंज से डाइनिंग एरिया में आ गई। ये घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन मावरा और इसकी आर्टिस्टिक नेचर की और मावरा के शोबे की बदौलत इस घर को खूबसूरती को देखने वाली आँख सराहती ज़रूर थी। 2 मंजिला 4 कमरों पर मुश्तमिल ये घर वाइट और पर्पल कलर से पेंट था। मेन गेट पर खानज़ादा हाउस के नाम की नेम प्लेट लगी थी। घर में दाखिल होते हरियाली हरियाली नज़र आती। छोटा सा लॉन, मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ सस्ते और कुछ महंगे फूल और पौधों से सजा था। सबसे ऊंचा खजूर का दरख्त था जो अब कदरे बूढ़ा हो गया था। गैराज में एक वाइट आल्टो खड़ी थी जो अक्सर मावरा के ज़रिए इस्तेमाल होती जबकि माहिर बाइक यूज़ करता था। अंदरूनी दरवाजे के दाएं बाएं भी मिनी प्लांट्स रखे गए थे जबकि छोटी सी राहदारी को आर्टिफिशियल बैलून से सजाया गया था। इसके आगे लाउंज था और इससे मोहल्लिक ड्राइंग रूम जो पूरा रेड और वाइट कम्बिनेशन से सजा था। इसके बिल्कुल सामने किचन और डाइनिंग एरिया था जो वाइट और ब्लैक की थीम पर था। इसके आगे राहदारी थी जिसमें 2 रूम्स थे। एक माहिर के मॉम डैड का था जो अब अक्सर बंद रहता जबकि दूसरा मावरा का था। लाउंज की दाईं जानिब से सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थी जहाँ एक रूम माहिर का था तो दूसरा गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता। इसके ऊपर खुली छत थी जहाँ मावरा का झूला पड़ा था। वो रोज़ रात का 1 घंटा झूले पर बैठ कर किताब पढ़ते गुजारती थी चाहे जितनी भी मसरूफ़ हुई। इसकी काफ़ी पुख्ता आदत थी। गर्ल्स की छोटा सा घर जदीद तर्ज की सजावट और मकीनों की ज़ौक़ की वजह से अपनी मिसाल आप था। एड्डी भी गुरबत नहीं है, हाँ उनके मुकाबले में हैसियत कम है लेकिन एड्डी भी गुरबत नहीं है घर दे विच जिड्डी ज़ुयान साहब ने सुना के भेजी है। आप नाराज़ हो गई हैं मुझसे? खाने के बाद वो लाउंज में बैठा टीवी पे कोई मैच देख रहा था। जब वो कॉफ़ी का मग इसे थमाती सामने सोफे पर बैठ गई तो इसने पूछा, तुम मेरी बात मानने से इनकार करके मेरी इंसल्ट कर दो और मैं तुमसे नाराज़ भी ना हूँ? इसके सवाल पर उल्टा इसने इससे सवाल किया। माहिर लाजवाब हो गया। इस शख्स के इतनी इंसल्ट करवाने के बाद आपको बुरा नहीं लगा और मेरे ज़रा से इनकार ने आपको नाराज़ कर दिया? वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गया और टीवी बंद करके रिमोट सोफे पर उछाल दिया। वो नहीं जानती थी कि इसकी हालत क्या है। किसी गैर ने इसकी माँ को बेइज्जत किया था। वो गैरतमंद मर्द कैसे बर्दाश्त करता? थोड़ी जिनी गैरत मार के। इज़्ज़त और बेइज्जती अपनों के मानी रखती है माहिर। कोई मुझे कुछ भी कहता रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम्हारे रवैये से फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे लिए मेरे अपने सिर्फ तुम हो। इसने बेबसी से समझाने की एक और कोशिश की कि वो इस वाक्य को भुला दे। है ना प्लीज़ प्लीज़ माहिर, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। इस शख्स ने साफ वार्निंग दी है कि तुम इसकी बहन के करीब नज़र भी आए तो वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने से दरेक नहीं करेगा। फिर भी तुम समझने की कोशिश नहीं करे। मैं और कुछ बर्दाश्त करने की सक्कत नहीं रखती माहिर। अब मेरी बस हो चुकी है। पहले माँ बाबा, फिर भाई भाभी, फिर जवार और अब तुम। नहीं हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी माहिर। वो किसी खौफ के ज़ेर असर नम आंखों से बोली और सख्ती से माहिर के हाथों को थाम लेके जैसे अभी से कुछ हो जाएगा। माहिर ने दुख से इसकी आंखों में हलकुरे लेते डर को देखा था। ऐना मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ रिलैक्स। वो इससे नॉर्मल करने के लिए इसके हाथों को सहलाते नरमी से इसके करीब बैठते हुए बोला और इसके सर का बूसा लिया। ऐना का डर जायज़ है भाई, एडे बंदे ਉਹਦੇ सामने गए हैं तो अब माहिर ही उसको सब कुछ है ना। ऐना और माहिर एक दूसरे के लिए सब कुछ है। तो जब माहिर को हल्की जी खराश भी आ गई तो ऐना ने तो तड़फना ही है ना। आई लव यू है ना, मुझे माफ़ कर दे। इसने मोहब्बत से इसके शाने पर सर रखते कहा तो मावरा के दिल में सुकून सा उतरा। ऐना लव्स यू टू मेरा बच्चा। वो इसके सर पर हाथ रखते चमकती आंखों से मुस्कुराई। इसकी कुल कायनात यही तो था। चलो अब जाकर सोचो, बहुत रात हो गई। सुबह उठने में मुझे तंग करोगे फिर। वो कहती अपना मग उठाकर खड़ी हुई। हाँ आप तो जा रही होंगे अपने शौहर के पास। वो मुँह बनाते हुए बोला। मावरा ने इसे घूरा। वो छत पर रुके झूले को मावरा का शौहर कहता था। अल्लाह पिटोगे मुझसे बदतमीज़ इंसान। इसके डांटने पर वह हंसता हुआ अपने रूम की जानिब बढ़ गया। हंसी तो उत्तो तो या अंदर तो माहिर दे जेन ते देर से पता नहीं की चलता पाया। माही 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 प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ रुको माही। वो कब से नोट कर रही थी कि माहिर इससे दूर दूर है। क्लास में भी इसने कुछ नहीं कहा
लेकिन क्लास से निकलते हुए इसके पीछे भागी थी, लेकिन वो उसे मुसलसल इग्नोर करते आगे बढ़ता लाइब्रेरी में जा घुसा था। आफाफ को रोना सा आया, लेकिन वो आंसू पीती लाइब्रेरी में इसके पीछे गई। माहिर प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, क्यों मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो? इसके पास चेयर पर बैठते इसने कदर धीमी सी सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, लेकिन फिर भी लाइब्रेरियन ने सुन लिया और इन्हें बाहर जाने का हुक्म सादिर किया। माहिर इसे घूरता बुक जोर से बंद करके बाहर निकल गया। वो भी इसके पीछे भागी और सीढ़ियों पर इसे जा लिया। माहिर ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम मुझसे बात भी नहीं करे, क्लास में भी मेरे साथ नहीं बैठे, क्यों? बोलते हुए इसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। माहिर ने खामोशी से इसका हाथ थामा और इसे इसी दरख्त के नीचे ले आया जहाँ वो डेली बैठते थे, अपने लव पॉइंट में। क्योंकि मुझे ऐना ने तुमसे बात करने और तुम्हारी तरफ देखने से भी मना किया, इसने सर्द अंदाज में पीछे दरख्तों की टहनियों को देखते कहा। वो तो भैया ने भी किया, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी तरफ देख भी रही हूँ, हालांकि तुमने अब तक मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाली। देख लेते तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाता। आज तुम्हारे फेवरेट रेड कलर में। जस्ट शट अप आफाफ। तुम्हारे भैया ने जान से मारने की धमकी नहीं दी होगी तुम्हें, जो उन्होंने मेरी ऐना को दी है। वो तल्खी से इसकी बात काटते हुए बोला। आफाफ लब काटती से देखने लगी। तुम्हारा वो अमीरज़ादा भाई मेरी ऐना को बुरी तरह खौफज़दा कर चुका है कि मैं तुम्हारे आसपास तो क्या, तुम पर नज़र डालते हुए भी नज़र आ तो मेरे इतने टुकड़े करेंगे कि मैं वो समेट नहीं पाएंगी। ऐसे में मेरी ऐना मुझे तुमसे दूर रहने की हिदायत नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, बोलो? वो तुरश लहजे में बोल रहा था। आफाफ खामोश सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें शौक था ना रिश्ता भिजवाने का, अब देखो इसका अंजाम। मैं तुम्हें पहले भी कहता था कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हें मेरे साथ भागना ही पड़ेगा, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो किसी की? वो इसे डांटने वाले अंदाज में बोल रहा था। इसकी भागने वाली बात पर इसने नाराज़ नज़रों से इसकी जानिब देखा। माहिर लब भेज गया। मैं मानती हूँ भैया को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, इनकी गलती है जिसके लिए मैं इनसे नाराज़ भी हूँ, लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर है? माहिर मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो तुम और ऐना? तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे देखोगे नहीं तो मैं कैसे जीऊँगी? तुम जानते हो ना तुम्हारे बगैर मेरा एक एक पल कितना कठिन गुजरता है, मैं कितना बुरा फील करती हूँ तुम्हारे बगैर। मैं फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बगैर जी पाऊँगी? वो रोते हुए कहती इसके गले लगी और इसके शाने पर सर टकाकर फूट फूट कर रोती। तो फिर चलो मेरे साथ, आज ही भाग चलते इन सब से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे और हमारी तन्हाई। इसके गले लगते इसने इसके लम्स ने इसे इस कदर पुरसकून किया कि वह सारा गुस्सा सारी परेशानी भुला के इसके गिर्द बाजू हाइल करके चेहरा इसके खुले बालों में छिपाने की कोशिश करते हमेशा से कहा अपना जुमला दोहरा गया। मैं भैया को टूटते हुए नहीं देख सकती, इनकी इज्जत पर हर्फ कैसे आने दे सकती हूँ? वो इसके हसार में खड़ी ज़रा सा सर ऊपर उठाते हुए बोली। माहिर ने बगौर इसकी रोई रोई आंखों में देखा। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना इफ़ी मैडम। वो इसे झटका देते खुद में मज़ीद भेजते हुए बोला। भैया मान जाएंगे, मैं इन्हें मना लूँगी। वो इससे दूर होती असम से बोली। पेट के तने से कमर टकाए खड़े माहिर ने खामोशी से देखा। माहिर मुझे ऐना के पास ले चलो, मुझे इनसे सॉरी करना। कल भैया ने अच्छा नहीं किया, इन्होंने ऐना की बहुत इंसल्ट की, मैं इनसे मिलकर सॉरी करूँगी। वो लब काटते हुए बोली। लहजा कांप सा गया। इसने माहिर की आंखों में देखने से इज्तनाब किया, जहाँ इस जगह पर फिर से सर्द मोहरी सी आ गई थी। ऐना मुझे तुमसे मिलने से मना भी कर चुकी हैं, और तुम्हारे इरादे कि मैं खुद तुम्हें इनसे मिलवाने ले चलूँ। सो सिली आफाफ। इसने गहरी सांस खींचकर इसकी अकल पर मातम करते हुए कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माही, मुझे इनसे सॉरी करना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है ना, क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, मेरा कितना बुरा इंप्रेशन पड़ा इन पर। वो कहते कहते फिर से अफसुर्दा हो गई। तुम्हारी तरफ से मैं सॉरी कर लूँगा इनसे, वैसे तुम्हें शोहर की से ज़्यादा सास की फ़िक्र है, दैट्स नॉट फेयर। वो इसका रुख अपनी जानिब करते मस्तपन से बोला तो वह खिलखिला दी। मैं मशरक़ी लड़की, शोहर की पसंदीदा हस्ती के ज़रिए शोहर के दिल पर राज करूँगी। वो इतराते हुए गायबाना सर पर दुपट्टा लेने की एक्टिंग करती हुई बोली और शर्माई भी। बहुत तेज़ हो तुम। वो सर हिलाते हुए खुद भी हंसा। तुम भी बहुत तेज़ हो, अभी तुम मेरे शोहर नहीं हो, समझे? वो भी याद आने पर इसे आंखें दिखाने लगी। वो ज़ोर से हंसा। जी जी समझ गया बेगम साहिबा। वो इसके गाल पर चुटकी काटते बोला। वो अपने सुर्ख होते गाल पर हाथ रख कर इसे घूरने लगी, जिसे आंख मारकर हंसा था। ज़्यादा फैलो मत, अच्छा? इसे मुसलसल हंसते देखकर वो बोली। इसने सर को खम दिया। माहिर प्लीज़ बी सीरियस। वो छंछलाई। मैं सीरियस हूँ आफाफ, मैं ये बात तुमसे मजाक में नहीं कहता कि भाग चलते हैं, ऐसे ये दुनिया हमें कभी नहीं होने देगी, तुम देख लेना। इसने पूरी यकीन लहजे में मुकम्मल संजीदगी से कहा। आफाफ ने बेबसी से इसे देखा। माहिर हमें ये सभी करना था तो इतना मुश्किल कदम उठाने की ज़रूरत ही क्या थी? भागना तो वैसे भी मुमकिन था ना। इसकी आंखों में फ़ौरन से नमी जमा होने लगी। आफाफ रिलैक्स यार, बात बात पर रोने मत बैठ जाया करो प्लीज़। और ये आफाफ तुम फ़ौरन से पहले यहाँ से जाओ और सीधा क्लासरूम में जाना। वो इससे कुछ कह रहा था जब कुछ अजीब एहसास पर उसे हदायत करता बिल्कुल दरख्त की ओट में हो गया। क्या हुआ है माही? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? वो परेशान होती बोली। आफाफ जाओ यहाँ से, डैमिट, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जासूसी पर लोग लगाए हुए हैं। वो देखो तुम्हारी बॉडीगार्ड पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही है। माही ने सामने से ढूंढती अनम और फारा की तरफ इशारा करके कहा। ये दोनों जोयान की वर्कर्स थी जिन्हें आफाफ ने कहकर इसके ऑफिस में जॉब पर लगाया था। वो पार्ट टाइम जॉब करती थी, लेकिन इन्हें सैलरी पूरी दी जाती थी, क्योंकि जोयान के कहने पर में वो दोनों इसकी बहन का ख्याल रखती थी, जिस वजह से माहिर ने आफाफ की बॉडीगार्ड कहता था। और अब जोयान आफाफ की कड़ी निगरानी का इन्हें हुक्म दे चुका था। नहीं बताएंगे वो भैया को। और आराम से कहती वहाँ से निकलती इनके करीब गई। माहिर कुछ देर बाद वहाँ से निकला, क्योंकि वो किसी सूरत जोयान पर यकीन नहीं कर सकता था। क्या पता इसने इन दो के अलावा भी किसी को इनकी निगरानी पर लगाया हुआ हो।
आफाफ तुम कहाँ थी, कहीं माहिर के साथ तो नहीं? सर ने तुम्हें माहिर से मिलने से सख्ती से मना किया और सर की कॉल्स पर कॉल्स आ रही है, तुम इनकी कॉल रिसीव क्यों नहीं करी? अनम ने गुस्से से दबे दबे लहजे में कहा, अल्लाह अनम बीबी तू पोदी अम्मा लग नहीं, तेन सारा कुछ दसे सन कहानी सुनावे। मेरी मर्जी, वो सर झटक कर कहकर आगे बढ़ गई, जबकि माहिर वापस लाइब्रेरी की जानिब जा चुका था। वो दोनों कंधे उचका कर आएंगी। हो गई बिस्ती करा लियाँ, पै गई ठंड। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ भी कोई कसूर नहीं, उधरों जिन ਤੁਹਾਨੂੰ कहता होगा मैंने खबर दो मेरी भैन फ़ोन क्यों नहीं चुक रही थी, इधर भैन ने भी इस्ता कर दिता। चलो कोई नहीं, होता है चलता दुनिया। जी तो गाइस यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको फर्स्ट एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। नावल कैसा लग रहा है, क्या होएगा? आफाफ और मईर भाग जाएंगे या फिर ज़यान दी अकल ठिकाने लग जाएगी और वो मावरा को अपने इंतकाम का निशाना कैसे बनाएगा? इसको जानने के लिए आपको अगली एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप उससे पहले आपने करना ये है कि इस एपिसोड पे भरपूर रिस्पांस देना है, ताकि जल्दी जल्दी आपको दूसरी एपिसोड भी दी जा सके। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।